नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों के लिए अगली क्लास 10th का लेकर के आए हैं। राज्य एवं राष्ट्र की आय का अगली क्लास जो है, इसके पहले हमने पढ़ाया था आय किसे कहते हैं और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इस बारे में बात किए थे। आज हम अगली आगे बात करेंगे क्या क्या चीज़ पढ़ना है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2007 में विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? बुक के अकॉर्डिंग $950 था 2007 में प्रति व्यक्ति आय विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का। राष्ट्रीय आय की गणना कितनी विधियों से की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना निम्न विधियों से की जाती है। यहाँ पर हम राष्ट्रीय आय के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, और उसकी गणना के बारे में हम जानेंगे कि उसकी गणना क्या है। राष्ट्रीय आय की गणना निम्न विधियों से की जाती है, जिसमें उत्पादन विधि है, प्रोडक्शन मेथड, आय यानी इनकम मेथड, व्यय यानी एक्सपेंडिचर मेथड, और इसके बाद भी एक दो मेथड है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पादन प्रोडक्शन। उत्पादन गणना विधि कहता है व्यक्तियों की आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है। यानी व्यक्ति जो कमाता है, यानी जो उनको आय होता है उनका, वो किस माध्यम से होता है? या तो उत्पादन करके आय करता है, कमाता है, या मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त करता है। तो इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है तो इसको हम उत्पादन गणना विधि कहते हैं, सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड कहते हैं। यानी कि राष्ट्रीय आय की पहली जो गणना है उत्पादन गणना विधि से, यानी वस्तुओं को उत्पादन करके हम भी राष्ट्रीय आय को हम गणना कर सकते हैं। सेकेंड है आय गणना विधि। जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे हम आय गणना विधि कहते हैं। यानी उस विधि को आय गणना विधि कहा जाता है, सेंस ऑफ इनकम मेथड। यानी आय के माध्यम से राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो आय गणना विधि कहा जाता है। व्यय गणना विधि, प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय भी करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माध्यम से किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की मापने की इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। यानी सीधा सीधी हम जाने कि व्यय गणना विधि क्या है, तो व्यक्तियों द्वारा खर्च किए गए वस्तुओं पर जो रुपया पैसा होता है या मुद्रा होता है, उस विधि से हम जब राष्ट्रीय आय को गणना करते हैं तो उसको हम व्यय गणना विधि कहते हैं, यानी सेंसस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है। मूल्य योग विधि नेक्स्ट है। मूल रूप से तीन है, आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और उत्पादन गणना विधि, लेकिन इसमें से और भी उसी में जोड़ा गया है मूल्य योग विधि। उत्पादित की हुई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना को मूल्य योग विधि कहते हैं, सेंसस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। यानी इसका मतलब हुआ कि किसी जो वस्तु के उत्पादन किए, अगर उसी वस्तु में और थोड़ा सा मेहनत किए और उसमें प्रयास किए और कुछ बेहतर उसको कर दिए तो उसमें और भी वैल्यू ऐड हो जाता है, उसकी कीमत और बढ़ जाती है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं धान की। अगर किसान खेती करके धान उपजाता है और उसको सीधे बाज़ार में बेचता है तो उसका मूल्य कम होगा, लेकिन उसी धान को चावल में बदल के थोड़ा सा उसमें मेहनत करके प्रयास करके उसको चावल में बदल के बाज़ार में बेचे तो उसका जो मूल्य होता है वो बढ़ जाता है। तो इसी को हम मूल्य योग विधि कहते हैं, यानी वैल्यू एडेड मेथड। यानी कि किसी भी वस्तु को और मेहनत करके उसमें परिवर्तन करके कुछ उसको और बेहतर बना के उसकी कीमत को और बढ़ा देना। व्यवसायिक गणना विधि, व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, तो उसे व्यवसायिक आधार पर की गई गणना को व्यवसायिक गणना विधि कहा जाता है, सेंसस ऑफ ऑक्यूपेशन मेथड। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयों का वर्णन। कहता है राष्ट्रीय आय को गणना करने में कठिनाइयों का वर्णन होता है, मतलब कठिनाइयाँ आती है, तो कौन कौन सी कठिनाई आती है उसके बारे में हम जानेंगे। कहता है किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए उस देश की राष्ट्रीय आय को जानना आवश्यक होता है। यानी इनका कहने का मतलब है कि कोई भी राष्ट्र की जो आर्थिक स्थिति है वो राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। यानी कोई देश विकसित है तो उसका राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा, अधिक होगा। कोई देश विकसित है तो उसका राष्ट्रीय आय बहुत ही कम होगा।
तो राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक विकास का सहज मापदंड है। यानी किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापना है तो सबसे बढ़िया मेथड है राष्ट्रीय आय को जानना कि उस देश का राष्ट्रीय आय कितना है, जो उस देश के प्रति व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है। यानी राष्ट्रीय आय देश के प्रति व्यक्ति आय के योग से निकाला जाता है। इसे हम संक्षिप्त में जानेंगे। पहला है आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयाँ। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उसमें पहला जो प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। यानी पूरे देश के लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में या उसकी आय के रूप में आंकते हैं और इस आंकड़ों को एकत्र करने में अनेक कठिनाइयाँ आती है। यदि सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हो तो राष्ट्र के विकास की सही स्थिति प्राप्त नहीं होगी। यानी सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय की जो आकलन करते हैं, जो भी हमारे पास आंकड़ा होता है, डेटा होता है, उसको एकत्र करके, और डेटा कभी कभी एकत्र करने में कठिनाइयाँ आती है। इसीलिए ये आपका पहला जो राष्ट्रीय आय को गणना करने में कठिनाइयाँ है, ये पहला गिना जाता है, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई। दूसरा है दोहरी गणना की संभावना। पूरे राष्ट्र के लोगों के उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों को एकत्र करना सहज नहीं होता है। भौगोलिक और मानवीय संसाधन की संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय या उत्पादन को दो स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है, जिस कारण वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगता है। यानी कि यहाँ पर जो दोहरी गणना विधि, कभी कभी एक ही आंकड़ा कई बार दोहरी 2 बार गिन ली जाती है या 3 बार गिन ली जाती है, 2 स्थानों पर गिन ली जाती है। इससे क्या होता है कि जो वास्तविक आय होना चाहिए, राष्ट्रीय आय होना चाहिए, वो दिखता नहीं है और उससे ज़्यादा दिखने लगता है। तो हम समझते हैं कि हम विकास की ओर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम एक ही आंकड़ा को 2-2 बार उसको काउंट कर लिया, गिन लिया। तो ये समस्या आती है कि दोहरी गणना की संभावना हो जाती है। तीसरा है मूल्य के मापने में कठिनाई। मतलब बाजार की स्थिति में प्रायः हम यह देखते हैं कि एक ही वस्तु का कई व्यापारिक स्थितियों से गुजरने के कारण उस वस्तु के मूल्य में विभिन्नता आती है। यानी वस्तु की कीमत की यह विभिन्नता इसलिए होती है कि विक्रेताओं के एक वर्ग से दूसरे वर्ग तक जाने में उसका यातायात का खर्च, विक्रय व्यवस्था, विज्ञापन का खर्च और विक्रेताओं की मुनाफे की राशि उसमें जुड़ जाती है। तो इस प्रकार मूल्य के मापने में कठिनाई हो जाती है कि एक ही वस्तु जो जहाँ से उसका उत्पादन हुआ उसकी वहाँ कीमत, जहाँ से वस्तु का उत्पादन हुआ उसकी वहाँ कीमत बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही वो बाज़ार में आते हैं तो बाज़ार में आने के क्रम में कई स्थितियों से गुजरते हैं। एक यानी थोक विक्रेता खरीदते हैं, वहाँ से फिर पूरे बाज़ार में उसके थोक विक्रेता, फिर उसके पास मार्केट में आते हैं तो पूरे रिटेलर के पास आता है। तो जिससे कारण से आने के क्रम में उसका खर्च होता है, किराया लगता है, उसको और प्रचार प्रसार यानी उसका विज्ञापन कराया जाता है, तो और उसमें खर्च बढ़ जाता है। तो उसी वस्तु की कीमत अब एक बार ऐड यहाँ हुआ था और दूसरी बार जहाँ वो बेची गई वहाँ हुआ, तो मूल्य के मापने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे उदाहरण में यहाँ पर दिया हुआ है, चीनी का उत्पादन मूल्य कारखाना में कम होता है, जब वह थोक विक्रेता के पास जाता है तो उसके मूल्य में बढ़ोतरी होती है और अंत में खुदरा विक्रेता के पास जाते जाते उसकी कीमत पूर्व की अपेक्षा काफ़ी अधिक हो जाती है। ऐसी स्थिति में अक्सर विक्रय के 2 बिंदुओं पर अलग अलग रूप से आंकड़ों को जोड़ने से राष्ट्रीय आय की जो भ्रामक स्थिति पैदा होती है, होने की संभावना होती है। यानी कि राष्ट्रीय आय को हम वहाँ पर बढ़ जाएगा, उसकी राष्ट्रीय आय के सही आकलन हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू को उसको बढ़ा के कि, और जिस तरह से मान लो कि उसकी उत्पादन कीमत 100 रुपया था और बाज़ार में आते आते 200 रुपया हो गया, तो 100 रुपया भी ऐड हुआ और 200 रुपया भी ऐड हुआ, यानी कि उसमें 100 ऐड नहीं होना चाहिए था तो वो भी ऐड हो गया। तो जो यहाँ पर मूल्य है उसको मापने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाता है, जिससे हमारे राष्ट्रीय आय में भ्रामक स्थिति होने की संभावना होती है, यानी गलत आंकड़े आने की संभावना हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान क्या है। यानी हमारे देश के विकास में राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय का योगदान क्या है। अतः किसी भी राष्ट्र की संपन्नता अथवा विपन्नता वहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय या संयुक्त रूप से सभी व्यक्तियों के आय के योग के बराबर होता है, जिसे राष्ट्रीय आय कहते हैं।
के माध्यम से जाना जाता है। यानी कोई भी राष्ट्र हो, उसकी संपन्नता और विपन्नता वहाँ के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के द्वारा जानी जाती है। कि कोई भी देश कितना समृद्ध है वो उसका राष्ट्रीय आय बताएगा, प्रति व्यक्ति आय बताएगा। अगर अधिक है तो वो देश समृद्ध होगा, कम है तो वो देश समृद्ध नहीं होगा। वर्तमान युग में प्रत्येक देश अपने अपने तरीके से विकास की योजना बनाती है, जिसका लक्ष्य राष्ट्र के उपलब्ध संसाधनों की क्षमता को बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करना होता है। इसी तरह शिक्षा, विज्ञापन और तकनीक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी विनियोग द्वारा रोजगार का सृजन किया जाता है। कहता है कि रोजगार को बढ़ावा देना तो उसमें इन्वेस्ट करना होता है। जैसे अधिक आय प्राप्त करना हो तो शिक्षा बढ़ावा देना है, विज्ञान की बढ़ावा देना है, तकनीक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूंजी लगाना है, विनियोग करना, जिससे रोजगार के और भी अवसर प्रदान होंगे। इससे रोजगार बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उसकी आय में बढ़ोतरी होगा, जिससे लोगों की आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास करने के लिए मुख्य रूप से उत्पादन तथा आय में वृद्धि की जाती है। अगर आपको आर्थिक विकास अपने देश का करना हो तो वहाँ पर हमको लोगों की आय में वृद्धि अगर करना हो तो मुख्य रूप से उत्पादन और आय में वृद्धि भी करना पड़ेगा। वस्तुओं का अधिक उत्पादन तथा व्यक्तियों की आय अधिकतम होने पर ही हम राष्ट्र में उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति पा सकते हैं। कहता जितना ज़्यादा व्यक्तियों की आय होगी, जीवन स्तर ऊंचा होगा, उत्पादन जितना अधिक होगा तो वो आय उतना ही अधिक कमाएंगे, यानी उनका इनकम अधिक होगी, और अधिक होगी तो राष्ट्र में उच्चतम आर्थिक विकास की स्थिति पा सकते हैं। यानी जितना ज़्यादा हम ऊंचा उत्पादन करेंगे, व्यक्तियों के आय में बढ़ोतरी होगा, उसी से हमारे राष्ट्रीय आय का विकास का माप किया जाएगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय ही राष्ट्र के आर्थिक विकास का सही मापदंड है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ता है। राष्ट्रीय आय वास्तव में देश के अंदर पूरे वर्ष भर में उत्पादित शुद्ध उत्पत्ति को कहते हैं, लेकिन उत्पत्ति में वृद्धि तभी होगी जब उत्पादन में अधिक श्रमिकों को लगाया जाएगा। इस प्रकार जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी वैसे वैसे बेरोजगार लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा। यानी कहने का मतलब है कि अपने देश में राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है तो पहले उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन को बढ़ाएंगे तो वहाँ श्रमिकों को अधिक से अधिक लगाया जाएगा, और अधिक श्रमिकों को लगाएंगे तो उत्पादन में वृद्धि होगी, बेरोजगार लोगों को रोजगार अधिक से अधिक मिलेगा। यानी अपने देश में बेरोजगारी को दूर करना है तो उत्पादन को बढ़ाना होगा, और जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे तो उत्पादन के लिए काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, यानी श्रमिकों की आवश्यकता होगी, और इससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा, श्रमिकों का वेतन भी बढ़ेगा, उनकी आय भी बढ़ेगी तथा इनकी जीवन स्तर पूर्व की अपेक्षा बेहतर होगा। यानी व्यक्ति को जितना काम मिलेगा उतना उसका रोजगार बढ़ेगा, नए नए लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके वेतन में बढ़ोतरी होगा, आय जब बढ़ेगी तो उसका जीवन स्तर पहले की अपेक्षा अच्छा होगा, बेहतर होगा। इस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से व्यक्तियों का विकास संभव हो सकता है। यानी कि एक व्यक्तियों का विकास करना हो तो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना होगा। अब हम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तभी करेंगे जब उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाएंगे। उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाएंगे तो रोजगार के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, यानी श्रमिकों की आवश्यकता होगी, जिससे उसकी आय में बढ़ोतरी होगा। तो इस प्रकार राष्ट्रीय आय के सूचकांक में वृद्धि होती है, इससे लोगों के अधिक आर्थिक विकास में आवश्यक वृद्धि होगी, यानी लोगों का विकास में अवश्य ही वृद्धि हो पाएगी। अब ये चैप्टर यहाँ पर आपका समाप्त हुआ। जितने भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना यहाँ पर हमने बताया। अब हम इसके प्रश्नावली को समझेंगे। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 25,494 रुपये है। आपके बुक के अकॉर्डिंग, यानी जो 10वीं क्लास की अर्थव्यवस्था है उसके अनुसार जो डेटा दिया है 2008-9 का, उसके अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपये है, और ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी भारत की वित्तीय वर्ष क्या है, लेखा जोखा वर्ष क्या है, यानी कब भारत में जो सारे चीज़ों का उत्पादन होता है उसके लेन देन, यानी उसका हिसाब किताब कब किया जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी हमारे देश में
1 अप्रैल से हमारे वित्तीय वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टि से सहज एवं वैज्ञानिक है, यानी इनमें जो भी ऑप्शन आएगा वो सभी होगा। सहज एवं वैज्ञानिक, सरल, ऑल ऑफ दीज आंसर करेंगे आप। यहाँ पर रिक्त स्थान बुक के अनुसार जो क्वेश्चन दिया गया है, बिहार की डैश प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सही जवाब 41.4% व्यक्ति बिहार में गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। 41.4 यानी 41.4%। उत्पादन आय एवं डैश एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है, तो यहाँ पर आपका फील होगा व्यय, यानी जो भरा हुआ है उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, यानी राष्ट्रीय आय बढ़ोतरी होगी तो व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा। जब व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो उसका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। कहता अगर राष्ट्रीय आय भी बढ़ता है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ता है, तो विकास की प्रक्रिया यानी किसी भी देश, राज्य या लोगों की विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। बिहार में वर्ष 2008-9 के बीच कुल घरेलू उत्पादन 11.03% हो गया, यानी बिहार पॉजिटिव दिखने लगा। शुरुआत में तो बिहार निगेटिव आगे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन जो डेटा आया 2008-9 में उसके अनुसार बिहार का जो इनकम बढ़ा, यानी जो वृद्धि किए हैं वो 11.03% तक बिहार विकास कर पाया है। अब सही एवं गलत कथन की पहचान करें। कहता राष्ट्रीय आय एक दिए हुए समय में किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादन शक्ति को मापती है, ये सही है या गलत? तो राष्ट्रीय आय दिए गए समय यानी 1 साल के अंदर किसी भी देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है उसके कुल मूल्य योग को हम राष्ट्रीय आय कहते थे, आपका सही हो जाएगा। दूसरा, उत्पादन आय एवं व्यय एक चक्रीय समूह का निर्माण नहीं करती है, गलत यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि जो उत्पादन है, आय है एवं व्यय है एक चक्रीय समूह का निर्माण करती है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसका आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से अधिक है, ये गलत है। भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय से अधिक नहीं है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1968 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताई थी, यानी 20 रुपये थी, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सही किया हुआ है लेकिन ये गलत हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी, लेकिन यहाँ पर 1968 दिया है और ये सही टिक किया हुआ, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। बिहार की प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, सही है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय में कृषि क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, क्योंकि बिहार में ज़्यादा उद्योग धंधे नहीं है जिसके विकास का नहीं हो पा रहा है, तो कृषि ही सबसे सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय में योगदान करती है। यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म है, इसको जानेंगे। कहता है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पीसीआई, यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रिंटर कंट्रोल लैंग्वेज नहीं होगा, यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन होगा, यहाँ ऑफिस नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा। CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ लिखाया नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन होगा। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट,
NI नॉन इंटर लास्ट नहीं होगा, यहाँ पर NI का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इनकम हो जाएगा, नेशनल इनकम। EDI का हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिलोनाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स ये नहीं होगा आपका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडेक्स हो जाएगा। तो ये आपका 10th क्लास का पूरा सेकेंड चैप्टर राज्य एवं राष्ट्र की आय का आपका थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी करवाया गया। आशा है कि आप इसको पढ़ के अपने परीक्षा की तैयारी करेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।